हाय गाइस, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908। अब हम लोग बेयर एक्ट का स्टडी करते हैं। बेयर एक्ट पढ़ते हैं शुरुआत से कि क्या सिविल प्रोसीजर कोड किस डेट पे बना, किस डेट से इन्फोर्स हुआ, क्या डिफिनीसन है और कुछ सेक्शन देखते हैं। तो आइए स्टडी करते हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908। इंट्रोडक्शन पार्ट पे हम लोग देखते हैं, आते हैं। पहले नाम है द सिविल प्रोसीजर कोड 1908, एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908। ये सारी चीज़ें हम लोगों को याद रखनी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि नाम क्या है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908। जिस डेट को सीपीसी बन के तैयार हुआ वह 21 मार्च 1908 यानी कि 21 मार्च 1908 को सिविल प्रोसीजर कोड बन के तैयार होता है। बन के तैयार होने का अर्थ है इनैक्टमेंट डेट, यानी कि इसी दिन सिविल प्रोसीजर कोड 1908 अधिनियमित हुआ था। एन एक्ट टू consolidate and amend the law relating to the procedure of court of civil judicature. Whereas it is expedient to the consolidate and amend the law relating to the procedure of court of civil judicature, it is hereby enacted as follow. जो प्रियम्बल बात करता है, जो प्रस्तावना बात करती है, वह है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर, यानी कि सिविल न्यायालय की प्रक्रिया से संबंधित विधियों का समेकन करना अर्थात कंसोलिडेट करना और संशोधन करना अर्थात अमेंड करना। तो ये अपना मेन प्रियम्बल मेन पर्पज है। एंड एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 1 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। सेक्शन 1 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड बात करता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड धारा 1 बात करती है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंट की। यानी कि क्या संक्षिप्त नाम होगा, शॉर्ट टाइटल क्या होगी, कमेंसमेंट डेट क्या है अर्थात किस दिन यह प्रारंभ हुआ, यह लागू हुई थी, और एक्सटेंट का मतलब होता है विस्तार, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड कहाँ कहाँ अप्लाई होगी। दिस एक्ट मे बी साइटेड एज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, यानी कि इस एक्ट का नाम होगा द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। यह क्या है, शॉर्ट टाइटल है, यह संक्षिप्त नाम है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। कमेंसमेंट हम लोग देखते हैं, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909, यानी कि 1 जनवरी 1909 से सीपीसी लागू हुई। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909, यानी कि 1 जनवरी 1909 से सिविल प्रोसीजर कोड लागू हुआ। तो ये हम लोगों ने फैक्ट देखे, प्रिलिमिनरी फैक्ट देखे, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। नेम द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, एक्ट नंबर 5, इनैक्टमेंट डेट 21 मार्च 1908, पर्पज
एंड एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर। सेक्शन 1 पे हम लोग आते हैं जो बात करता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट की। शॉर्ट टाइटल है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। कमेंसमेंट डेट है 1 जनवरी 1909, यानी कि 1 जनवरी 1909 से सीपीसी लागू हुई। अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सटेंट यानी कि विस्तार। तो इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, पहले जम्मू एंड कश्मीर था, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर पर भी यह लागू कर दिया गया। किस एक्ट के द्वारा? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत अब यह सिविल प्रोसीजर कोड जम्मू कश्मीर के टेरिटरी पर भी लागू होता है। एक्सेप्शन एक रह गया है जो है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज, यानी कि नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों पर आज भी सीपीसी लागू नहीं होती है। प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न may by notification in official gazette extend the provision of this code or any of them to the whole or part of the state of Nagaland or tribal areas as the case may be, with such supplemental, incidental, consequential modifications as may be specified in the notification। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सिविल प्रोसीजर कोड नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है, परंतु संबंधित राज्य सरकार यानी कि नागालैंड या जनजातीय क्षेत्रों की राज्य सरकारें राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सिविल प्रोसीजर कोड के कुछ उपबंध या पूरे उपबंध यथास्थिति संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजातीय क्षेत्रों या उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक या अनुसांगिक या परिणामिक उपांतरों सहित कर सकेगी जो भी उसे चेंजेस करना है जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए। कहने का आशय यह है कि सिविल प्रोसीजर कोड नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में नहीं लागू होती है, परंतु एक्सेप्शन है कि यदि राज्य सरकार चाहे तो उन क्षेत्रों पर भी सिविल प्रोसीजर कोड के प्रावधान लागू कर सकती है। एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, जो बात करता है इन द केस ऑफ ट्राइबल एरियाज means the territory which immediately before the 21st day of January 1972 were included in the tribal areas of Assam as referred to in paragraph 20 of the 6th schedule to the constitution। यानी कि जनजातीय क्षेत्रों से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं, उनसे समझा जाना चाहिए जो 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले संविधान की 6ठी अनुसूची के पैरा 20 में यथा निर्दिष्ट असम के जनजातीय क्षेत्रों में सम्मिलित थे। यानी कि 21 जनवरी 1972 से पहले जो संविधान की 6ठी अनुसूची के पैरा 20 में असम के जनजातीय क्षेत्र में सम्मिलित थे, ये जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 2 पे ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, जो बात करता है डेफिनेशन की। इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट कोड इंक्लूड्स रूल्स। यानी कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 उसका क्लॉज 1 कोड की बात करता है, कोड को डिफाइन करता है। तो कोड के बारे में यह लिखा गया है कि कोड इंक्लूड्स रूल्स, यानी कि
संहिता के अंतर्गत नियम आते हैं। 2 अब हम लोग देखते हैं जो बात करता है डिक्री की। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, यानी कि दिस इज द फॉर्मल expression of the adjudication which so far as regards the court expressing it conclusively determines the right of the parties with regard to all or any of the matters controversy in the suit and may be either preliminary or final। कहने का मतलब यह है कि डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन which so far as regards the court expressing it conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matter in controversy in the suit and may be either preliminary or final। डिक्री प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, प्रारंभिक भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, अर्थात अंतिम भी हो सकती है। It shall be deemed to include the rejection of a plaint, determination of any questions within section 144 of the Civil Procedure Code। यानी कि डिक्री ऐसे न्याय निर्णय, ऐसे एडजुडिकेशन की एक प्रारूपिक, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है जहाँ तक कि उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है, वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करता है और वह या तो प्रारंभिक हो सकती है या अंतिम हो सकती है। और इसके तहत यह भी समझा जाएगा कि वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण करना भी आता है, किंतु इसके अंतर्गत नहीं आता है। क्या? एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, यानी कि न तो कोई ऐसा न्याय निर्णय आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है, और एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट, और कोई भी ऐसा ऑर्डर जो डिफ़ॉल्ट के डिसमिसल पे आ रहा है, ये डिक्री के अंतर्गत नहीं आती है। अब हम लोग एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो है अ डिक्री इज़ प्रिलिमिनरी, यानी कि प्रिलिमिनरी डिक्री को यहाँ स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। A decree is preliminary when further processing have to be taken before the suit can be completely disposed of, यानी कि फाइनल डिक्री नहीं है, प्रिलिमिनरी है और अभी भी कुछ ऐसी न्यायिक प्रक्रिया बाकी है जिनमें आदेश आना है। And it is the final when such adjudication completely disposes of the suits, और यह फाइनल कब होता है? जब उस सूट को completely यानी कि पूर्ण तरीके से डिस्पोज कर देता है। इट मे बी पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल, और डिक्री जो है वह पार्टली प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और पार्टली फाइनल भी हो सकती है। तो ये हम लोगों ने डिक्री के बारे में देखा। एक बार हम लोग थॉरो रीडिंग फिर से कर लेते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 यानी कि 2 में डिक्री को बताया गया है। डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फॉर एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and may be either preliminary or final. It shall be deemed to include the rejection of a plaint and the determination of any question within section 144 of the Civil Procedure Code, but shall not include a.
any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order of B by an order of dismissal for default. एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देखा जो बात करता है प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री, पार्टली प्रिलिमिनरी डिक्री और पार्टली फाइनल डिक्री की. A decree is preliminary when the further processing have to be taken before the suit can be completely disposed of. It is finally when such adjudication completely disposes of the suit, and it may be partly preliminary and partly final. अब हम लोग सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 पे आते हैं जो बात करता है डिक्री होल्डर की. यानी कि डिक्री होल्डर क्या होता है यह 2-3 में बताया गया है सबसेक्शन 3 में सेक्शन 2 के. तो आइए देखते हैं कि 2-3 क्या कहता है कि डिक्री होल्डर क्या होते हैं और इनके बारे में क्या लिखा गया है. देन डिक्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन. डिक्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन in whose favor a decree has been passed or an order capable of execution has been made. यानी कि डिक्रीदार से कोई ऐसा व्यक्ति माना जाता है जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है या ऐसा कोई निष्पादन योग्य आदेश किया गया है. डिक्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन in whose favor a decree has been passed or an order capable of execution has been made. Decree holder 2 subsection 3 में बताया गया है. डिक्री होल्डर का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जिसके फेवर में, जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है या ऐसा कोई निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है तो उसे डिक्री होल्डर कहते हैं. अब हम लोग आते हैं 5 पे देखते हैं. सेक्शन 2 का जो क्लॉज 5 बात करता है वह है फॉरेन कोर्ट. फॉरेन कोर्ट हिंदी में जिसे विदेशी न्यायालय कहते हैं. तो फॉरेन कोर्ट मतलब होता है मीन्स अ कोर्ट सिचुएट आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी कि फॉरेन कोर्ट का मतलब होता है द कोर्ट सिचुएट आउटसाइड इंडिया. यानी कि जो कोर्ट भारत की सीमा के बाहर स्थित हैं एंड नॉट एस्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. और वैसे कोर्ट ना तो भारतीय सरकार के नियम से इस्टेब्लिश किए गए हैं ना ही उन्हें चलाए जा रहे हैं. यानी कि विदेशी न्यायालय से ऐसा न्यायालय लिया जाता है जो भारत के बाहर स्थित है और केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से न तो उसे स्थापित किया गया है और ना ही चालू रखा गया है. तो ये फॉरेन कोर्ट माने जाते हैं. सेक्शन 2 के क्लॉज 6 में हम लोग देखेंगे तो फॉरेन जजमेंट बताया गया है. यानी कि विदेशी निर्णय बताया गया है फॉरेन जजमेंट. तो फॉरेन जजमेंट का मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 6 बात करता है फॉरेन जजमेंट मीन्स द जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट. तो विदेशी निर्णय किसी विदेशी न्यायालय का निर्णय माना जाता है. अब हम लोग क्लॉज 7 देखते हैं सेक्शन 2 का जो बात करता है गवर्नमेंट प्लीडर की. यानी कि सरकारी प्लीडर, गवर्नमेंट प्लीडर. तो गवर्नमेंट प्लीडर इंक्लूड्स एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू परफॉर्म all or any of the function expressly imposed by this code on the government pleader and also any pleader acting under the direction of the government pleader. यानी कि जो सेक्शन 2 के सब क्लॉज 7 में बताया गया है गवर्नमेंट प्लीडर के बारे में, तो गवर्नमेंट प्लीडर के अंतर्गत includes any officer appointed by the state government to perform all
any of the function expressly imposed by this code on the government pleader and also any pleader acting under the direction of the government pleader। यानी कि सरकारी प्लेडर के अंतर्गत ऐसा कोई अधिकारी आता है जो सरकारी प्लेडर पर इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अधिरोपित कृत्यों का, कार्यों का या उनमें से किन्हीं का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। और ऐसा कोई प्लीडर भी आता है जो सरकारी प्लीडर के निर्देशों के अधीन कार्य करता है। 2(7)(a) बात करता है हाई कोर्ट की। देन हाई कोर्ट इन रिलेशन टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मीन्स द हाई कोर्ट इन कलकत्ता। यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में उच्च न्यायालय को कलकत्ता उच्च न्यायालय समझा जाएगा। 2(8) बात करता है जज की यानी कि न्यायाधीश की। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(8) जज मीन्स द प्रिसाइजिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोर्ट, यानी कि सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश माना जाएगा सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। अब हम लोग 2(9) पर आते हैं जो बात करता है जजमेंट की। यानी कि जजमेंट क्या होता है? तो जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। यानी कि जजमेंट 2(9) में दिया गया है मीन्स द जजमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड ऑफ डिक्री और ऑर्डर। निर्णय से न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेश के आधारों का कथन अभिप्रेत होता है। तो जजमेंट किस में बताया गया है? 2(9) में बताया गया है। जजमेंट मीन्स क्या होता है? द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। 2(10) हम लोग देखते हैं जो बात करता है जजमेंट डेटर की। यानी कि जजमेंट डेटर का मतलब होता है निर्णित ऋणी। तो जजमेंट डेटर मतलब होता है मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट whom a decree has been passed or an order capable of execution has been made। यानी कि जजमेंट डेटर का मतलब होता है मीन्स एनी पर्सन against whom a decree has been passed or an order capable of execution has been made। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य कोई आदेश दिया गया है, तो यह क्या कहलाता है? निर्णित ऋणी कहलाता है या जजमेंट डेटर कहलाता है। जजमेंट डेटर को किस में बताया गया है? 2(10) में बताया गया है CPC के कि जजमेंट डेटर कौन है। अब हम लोग 2(11) पर आते हैं जो बात करता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की। यानी कि विधिक प्रतिनिधि की बात करता है 2(11) ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। तो आइए देखें कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव विधिक प्रतिनिधि कौन होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(11) ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। यानी कि ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? स्टेट को। किसके? डिसीज्ड पर्सन के। एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमीडियल्स विद द स्टेट ऑफ द डिसीज एंड वेयर अ पार्टी sues or is sued in a representative character the person on whom the estate devolves on death of the party so sue or sued। यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि इसमें ऐसे व्यक्ति आते हैं जो मृत व्यक्ति की संपदा का, उसकी प्रॉपर्टी का विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेटिव है उसका। और इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो मृतक की संपदा में दखल अंदाजी करता है और जहाँ कोई पक्षकार प्रतिनिधि रूप में वाद लाता है या जहाँ किसी पक्षकार पर प्रतिनिधि रूप में वाद लाया जाता है और वहाँ पर वह व्यक्ति इसके अंतर्गत आता है जिसे वह संपदा
उस पक्षकार के मरने पर जाती है जो इस प्रकार वाद लाया है या इस प्रकार वाद लाया गया है। यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स a person who in law represents the estate of a deceased person and includes any person who intermeddles with the estate of the deceased, and where a party sues or is sued in representative character the person on whom the estate devolves on death of the party so suing or sued। 212 बात करता है मीन्स प्रॉफिट की। तो मीन प्रॉफिट क्या होता है, अंतःकालीन लाभ क्या होता है, यह 2:12 में बताया गया है, 2:12 में बताया गया है। तो आइए देखें कि मीन्स प्रॉफिट क्या होता है। मीन्स प्रॉफिट मीन्स दोज प्रॉफिट्स विच द पर्सन इन wrongfully possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom together with interest of such profits, but shall not include profits due to improvement made by the person in wrongful possession। यानी कि मीन्स प्रॉफिट के अंतर्गत वो प्रॉफिट आते हैं विच द पर्सन इन wrongful possession of such property actually received, यानी कि wrongful possession लेते हुए उसके द्वारा जो एक्चुअली रिसीव किया जाता है, और might with ordinary diligence have received therefrom, या फिर थोड़ी सी उसमें सतर्कता बरत के वैसा मामूली लाभ प्राप्त कर सकता है। तो ये मीन्स प्रॉफिट के अंतर्गत आता है और इसके साथ उस पर इंटरेस्ट और ऐसे प्रॉफिट्स भी लागू होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन इसमें है मीन्स प्रॉफिट में कि वैसे प्रॉफिट नहीं आते हैं, बट शैल नॉट इंक्लूड्स प्रॉफिट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन। यानी कि रॉन्गफुल जो पोजेसर है वह अपने ऐसी चीज़ें जो पर्सनली स्किल उसमें लगाता है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट करता है उसके बाद उसे कोई लाभ प्राप्त करता है, तो यह मीन्स प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं आता है, यह अंतःकालीन लाभ के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ अभिप्रेत हैं जो ऐसी संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उससे प्राप्त जो वस्तुएं हैं या जिन्हें वह मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता था, किंतु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियों या इम्प्रूवमेंट के कारण यदि उसे कोई लाभ आता है तब यह लाभ मीन्स प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं आएगा। ये सेक्शन 212 बात करता है मीन्स प्रॉफिट की अंतःकालीन लाभ की। अब हम लोग 13 देख लेते हैं। 13 बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी की, यानी कि जंगम संपत्ति की। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ग्रोविंग क्रॉप्स, यानी कि जंगम संपत्ति के अंतर्गत उगती फसलें आती हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स आता है। 214 बात करता है ऑर्डर की, यानी कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर में क्या आते हैं, ये 214 बात करता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 214 of the Civil Procedure Code, order means the formal expression of any decision of civil court which is not a decree। यानी कि ऑर्डर एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है किसका, सिविल कोर्ट के डिसीजन का, जिसके अंतर्गत डिक्री नहीं आती है। यानी कि आदेश से सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति है जो डिक्री नहीं होती है। अब हम लोग 215 पे आते हैं। 215 बात करता है प्लीडर की। प्लीडर मीन्स एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू अपीयर एंड प्लीड फॉर अनदर कोर्ट इन एंड इंक्लूड्स एन एडवोकेट, अ वकील एंड अ अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट। यानी कि 215 में जो प्लीडर की बात की गई है, प्लीडर से न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति के लिए उपसंजात होने और अभिवचन करने का हकदार कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अधिवक्ता,
वकील और किसी उच्च न्यायालय का अटॉर्नी आता है। 216 बात करता है प्रिस्क्राइब्ड की, यानी कि विहित की। तो 216 में जो प्रिस्क्राइब्ड की लिखा गया है, प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, यानी कि विहित से नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। अब हम लोग 217 पर आते हैं, जो बात करता है पब्लिक ऑफिसर की, जो बात करता है लोक अधिकारी की। तो 217 एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो बात करता है पब्लिक ऑफिसर की, लोक अधिकारी की। तो आइए देखते हैं कि 217 में पब्लिक ऑफिसर या लोक अधिकारी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, क्या लिखा गया है। 217 of the Civil Procedure Code talks about public officer, talks about lok adhikari, means a person falling under any of the following description। पहला, every judge, यानी कि हर न्यायाधीश। बी है एवरी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, यानी कि ऑल इंडिया सर्विस के तहत काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, अखिल भारतीय सेवा का प्रत्येक व्यक्ति। सी बात करता है एवरी कमीशन्ड और गैजेटेड ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्सेस ऑफ द यूनियन वाइल सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट, यानी कि संघ की सेना, नौसेना या वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर या राजपत्रित ऑफिसर, यानी कि एवरी कमीशन्ड और गैजेटेड ऑफिसर, जब तक कि वह सरकार के अधीन सेवा करता रहे। एवरी कमीशन्ड और गैजेटेड ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्सेस ऑफ द यूनियन वाइल सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट, ये पब्लिक ऑफिसर की श्रेणी में आते हैं। एवरी ऑफिसर of a court of justice whose duty it is as officer to investigate, report on any matter, law or fact, or to make, authenticate, to keep the document, or to take the charge, or to dispose any property, or to execute any judicial process, or to administer any oath, or to interpret or to preserve order in the court, and every person especially authorized by court of justice to perform any of such duties, यानी कि न्यायालय का हर अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करें या रखें, या किसी संपत्ति का भार संभाले, या उस संपत्ति का व्ययन करें, या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे, या कोई शपथ ग्रहण कराए, निर्वचन करे, या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे। और हर व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया है, वह भी पब्लिक ऑफिसर के अंतर्गत आएंगे सिविल प्रोसीजर कोड में। ई बात करता है एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, यानी कि हर व्यक्ति जो ऐसा कोई पद धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में रखने का या करने का अधिकारी है। एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, यानी कि सदोष परिरोध में रखने वाला हर व्यक्ति जिसको ऐसा अधिकार है, वह सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत पब्लिक ऑफिसर, लोक अधिकारी माना जाता है। अगला सेक्शन बात करता है
अगला क्लॉज, एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज एट सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस or to bring offenders to justice or to protect the public health, safety or convenience। यानी कि सरकार का हर अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते ऐसे कोई कर्तव्य बताए गए हैं कि वह अपराधों का निवारण करे या अपराधों की इत्तला दे, सूचना दे, या अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे, या लोग के स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा की संरक्षा करें, तो ऐसे लोग भी लोक अधिकारी पब्लिक ऑफिसर की कैटेगरी में आते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं जो लोक अधिकारी की श्रेणी में आते हैं। एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एट सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, द कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई ऐसी संपत्ति वह रिसीव करते हैं, टेक कर लेते हैं, कीप यानी रखते हैं, एक्सपेंड करते हैं, और टू मेक एनी सर्वे, असेसमेंट और कंट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, टू एग्जीक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेस और टू इन्वेस्टिगेट और टू report on any matter affecting the pecuniary interest of the government, or to make, authenticate or to keep any document relating to pecuniary interest of the government, or to prevent infraction of any law for the protection of the pecuniary interest the government। यानी कि इसके अंतर्गत ऐसे हर अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे, या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे, या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, या सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे, या सरकार के धन संबंधी हितों की संरक्षा के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके, तो ऐसे लोग भी लोक अधिकारी अर्थात पब्लिक ऑफिसर की श्रेणी में आते हैं। अगला बात करता है एवरी ऑफिसर इन सर्विस और टू पे ऑफ द गवर्नमेंट और रेम्यूनरेटेड बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी। यानी कि हर अधिकारी जो सरकार की सेवा में है या उससे वेतन प्राप्त करता है या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है, तो ऐसे लोग भी पब्लिक ऑफिसर की श्रेणी में आते हैं। अब हम लोग आते हैं 218 पर, यानी कि 218 पर, जो बात करता है रूल्स की। रूल्स मीन्स रूल्स एंड फॉर्म्स contained in the first schedule or made under section 122 or section 125 of the civil procedure code। यानी कि नियम से प्रथम अनुसूची में दिए गए अथवा धारा 122 या धारा 125 के अधीन निर्मित बनाए गए नियम और प्रारूप लिए जाते हैं। 219 बात करता है शेयर इन कॉरपोरेशन, यानी कि निगम में अंश, निगम में शेयर। शेयर इन कॉरपोरेशन शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड स्टॉक, डिबेंचर, स्टॉक और डिबेंचर और बॉन्ड। यानी कि निगम अंश या शेयर इन कॉरपोरेशन का मतलब होता है इसके अंतर्गत स्टॉक, डिबेंचर या बंध पत्र आते हैं। यानी कि डीम्ड टू इंक्लूड शेयर इन कॉरपोरेशन, डीम्ड टू इंक्लूड स्टॉक, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। 220 बात करता है साइन की, यानी कि साइन सेव इन द केस ऑफ द जजमेंट और डिक्री इंक्लूड्स स्टाम्प।
यानी कि निर्णय या डिक्री की दशा के सिवाय हस्ताक्षर के अंतर्गत स्टाम्पित भी आता है। ये 220 में बताया गया है। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 3 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, जो बात करता है सबऑर्डिनेट कोर्ट की, यानी कि न्यायालय की अधीनस्थता के बारे में बात करता है। तो स्टडी करते हैं हम लोग सेक्शन 3 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, जो बात करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड, यानी कि फॉर द पर्पज ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वह ऑनरेबल हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट रहेगा। एंड एवरी सिविल कोर्ट ऑफ ग्रेड inferior of that a district court and every court of small causes is subordinate to the high court and district court, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड के लिए जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है और जिला न्यायालय से नीचे श्रेणी का हर सिविल न्यायालय और हर लघुवाद न्यायालय उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के अधीनस्थ होता है। कहने का मतलब यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट रहता है और जो ऐसे कोर्ट हैं जो जिला न्यायालय से नीचे आते हैं वह, और जो स्मॉल कॉजेस कोर्ट हैं वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के सबऑर्डिनेट होते हैं। अब हम लोग सेक्शन 4 देखते हैं सिविल प्रोसीजर कोड का, जो बात करता है सेविंग की। तो सेविंग हम लोग देख लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजंस टू द कंट्रारी, नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ नाउ इन फोर्स और इन स्पेशल jurisdiction or power conferred or any special form of procedure prescribed by or under any other law for the time being in force, यानी कि जब तक कि कोई ऐसी प्रतिकूल बात, जब तक कि कोई ऐसे कंट्रारी बात न लिखी गई हो, इस संहिता के किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी विशेष किसी स्थानीय विधि को जो अभी लागू है उसको अफेक्ट करेगी, उस पर प्रभाव डालेगी, उसे लिमिट करेगी। एंड इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोपोजिशन कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट द remedy which a landholder or landlord may have under any law for the time being in force for the recovery of rent of agricultural land from the produce of such land, यानी कि धारा 1 में जो अभी बात लिखी गई है इसके प्रतिपादन की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सिविल प्रोसीजर कोड की कोई भी बात यह नहीं समझी जाएगी कि वह किसी ऐसे उपचार को परिसीमित करती है, ऐसे रेमेडीज़ को लिमिट करती है या उस पर कोई ऐसा अन्यथा प्रभाव डालती है जिसे कोई भूधारक, लैंडलॉर्ड या भूस्वामी कृषि भूमि के भाटक के उसके किराए की वसूली ऐसी भूमि के उपज से करने के लिए उस वक्त कोई ऐसी विधि लागू है जिसके अंतर्गत वह अधिकार रखता है। तो ऐसे वसूली पर भी सिविल प्रोसीजर कोड विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा। तो ये हम लोगों ने कुछ पढ़ा फैक्ट जो सिविल प्रोसीजर कोड से संबंधित था। आगे हम लोग और पढ़ेंगे सिविल प्रोसीजर कोड के बारे में, तो बने रहिए हमारे लेक्चर सीरीज के साथ। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।